हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन, अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा एक और चैनल है अभ्यास, जहां पर आपको हिंदी और इंग्लिश का कंटेंट मिल जाएगा, जहां पर आपको पोएम हो या स्टोरी हो, सब बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन किए हुए हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। चलिए अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इससे पिछला चैप्टर जो था वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में था, और उसमें क्या क्या हुआ वो तो हमने उस चैप्टर में देख लिया था। अब हमें पता है कि जब हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हो जाता है, उसके बाद के जो 1500 ईयर्स होते हैं उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं। तो क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं वो देखते हैं। तो डेवलपमेंट ये होते हैं कि ऋग्वेदा को कंपोज किया जाता है। ऋग्वेदा को कौन कंपोज करता है? इंदस रिवर के आसपास रहने वाले लोग ही ऋग्वेदा को कंपोज करते हैं। ये पहला डेवलपमेंट था। दूसरा डेवलपमेंट क्या देखने को मिला कि एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स के हमको एविडेंस देखने को मिले कुछ पार्ट में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में और कुछ कर्नाटक के पार्ट में। ये जो एग्रीकल्चर सेटलमेंट मतलब कि एक ऐसी कम्युनिटी जिसका मेन सोर्स ऑफ इनकम ही एग्रीकल्चर है, मतलब कि एक ऐसी कम्युनिटी है, लोगों का एक ऐसा ग्रुप है जो इनको अर्निंग ही मिलती है, जो कमाते ही एग्रीकल्चर से है, तो एग्रीकल्चर पर पूरी तरीके से डिपेंड हो चुके हैं। ऐसी एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स का हमको एविडेंस मिला। तीसरा डेवलपमेंट ये हुआ कि पेस्टोरल पॉपुलेशन के भी हमको एविडेंस देखने को मिले डेक्कन में और साउथ इंडिया में। फोर्थ डेवलपमेंट ये हुआ कि नए मोड्स आ गए थे डिस्पोजल ऑफ द डेड की, मतलब डेड को दफनाने के लिए और अलग अलग टाइप के जो है मोड्स आ गए थे। अलग अलग टाइप से बरियल्स बनना शुरू हो गए थे। मेगालिथ्स बताया हुआ है, ये बड़े बड़े स्टोन स्ट्रक्चर होते हैं, इनसे भी बनाए जा रहे थे बरियल्स, और इनके एविडेंसेस हमको सेंट्रल और साउथ इंडिया में देखने को मिले। और फिफ्थ डेवलपमेंट था कि जब किसी भी डेड इंसान को दफनाया जाता था तो उसके साथ में बहुत ज्यादा रिच रेंज ऑफ आयरन टूल्स जो थे वो भी दफनाए जाते थे। कोई आयरन का कोई टूल होता था तो वो भी उस इंसान के साथ आफ्टर लाइफ के लिए, कि मरने के बाद जो जिंदगी है उसमें इस इंसान को काम आएगा, इसलिए दफना दी जाती थी। तो ये जो आयरन टूल्स दफनाए जा रहे थे ये भी एक डेवलपमेंट था, और इसके भी एविडेंस हमको देखने को मिले। लेकिन बस यही डेवलपमेंट नहीं थे, और भी बहुत सारे डेवलपमेंट थे। 6th सेंचुरी BCE से और भी बहुत सारे डेवलपमेंट हमने देखे, जैसे नए नए एम्पायर्स बनने लगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें ये तो पता नहीं था कि कौन राजा था, लेकिन अब हमारे पास पूरे क्लियर एविडेंस थे कि राजा है। बहुत ज्यादा साम्राज्य बन रहे थे, राज्य बन रहे थे, उसे रूल करने वाले राजा आ रहे थे, राजा की डायनेस्टीज चल रही थी, बहुत सारी डायनेस्टीज आई। तो हमने देखा कि कैसे बड़े बड़े एम्पायर, बड़े बड़े किंगडम्स बने। हमने देखा कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गया था, तो ये भी एक डेवलपमेंट था। और तीसरा डेवलपमेंट था कि नए नए टाउन्स आ रहे थे, नए नए सिटीज आ रहे थे। लेकिन कैसे पता चला आर्कियोलॉजिस्ट को इतनी सारी डेवलपमेंट हो रही थी? तो आर्कियोलॉजिस्ट को हमेशा कुछ ना कुछ सोर्सेज से ही पता चलता है कि अच्छा ये डेवलपमेंट हो रहा है। तो कौन से सोर्सेज थे हमारे पास? हमारे पास इंस्क्रिप्शन था कि स्टोन पे किसी हार्ड सरफेस पे कुछ लिखवा दिया गया होगा राजा के टाइम पे, वो इंस्क्रिप्शंस हमारे काम पे आ रहा था। या टेक्स्ट थे, कुछ लिख कर गए हैं कुछ लोग, वो टेक्स्ट थे। तीसरा कॉइन थे, क्योंकि अब कॉइन सिस्टम आ गया था। पहले क्या था हड़प्पन सिविलाइजेशन में? बार्टर सिस्टम था। एक चीज लेनी है तो उसके बदले में आप उसको एक चीज दो, वो आपको दूसरी चीज देगा, मतलब चीज के बदले में चीज, सामान के बदले में सामान जो है वो लिए या दिए जाते थे। लेकिन अब क्या था? कॉइन सिस्टम आ गया था, वो आपको खरीदने वाला सिस्टम था। आपको ये सामान चाहिए, उसके बदले में कॉइन दे दीजिए। और भी बहुत सारे विजुअल मटेरियल्स के हमको सोर्सेज मिले जो हमको देखने को मिले, और हमें पता चला कि अच्छा ये डेवलपमेंट हुए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें एक टर्म का मतलब पता होना चाहिए। एपिग्राफी क्या होता है? तो एपिग्राफी होता है स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन को पढ़ना समझना, यही होता है एपिग्राफी।
अब पढ़ते हैं प्रिंसेप और पियादासी के बारे में। तो ये प्रिंसेप और पियादासी क्या है? तो ये जो प्रिंसेप है ये इंग्लिश ऑफिसर है। इनका पूरा नाम है जेम्स प्रिंसेप और ये एक ऑफिसर थे मिंट डिपार्टमेंट में। कहाँ पे? ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिया में ही थे, लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ी खोज की 1830s में जाकर। क्या खोज की, क्या रिसर्च किया कि एक खरोस्ती और ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी जो कि बहुत पहले लिखी जाती थी। उस स्क्रिप्ट को जो है इन्होंने डिसाइफर कर लिया। ये समझ गए कि खरोस्ती और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है पुरानी चीजों में। इन्होंने ही डिसाइफर किया और बताया कि हर जगह पे इन्होंने एक बहुत कॉमन वर्ड देखा, पियदासी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि पियदासी का मतलब क्या है। लेकिन जब उनको खरोष्टी और ब्राह्मी स्क्रिप्ट समझ में आ गई तो उन्हें पता चला कि पियदासी का मतलब है प्लेजेंट टू बी होल्ड। ये किसके लिए यूज किया जाता था? ये अशोका के लिए यूज किया जाता था। अशोका को लोग पियदासी कहते थे और ये बहुत जगह पे बुद्धिस्ट के जो टेक्स्ट हैं उसमें भी अशोका का जिक्र किया गया है और उनके कामों का जिक्र किया गया है। और पियादासी जो वर्ड था वो अशोका के लिए ही यूज किया जाता था। अब जब उन्होंने ये खोज कर ली ना कि खरोष्टी और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है, तो इस वजह से बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ। क्या बेनिफिट हुआ? बेनिफिट ये हुआ कि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। कैसी इन्वेस्टिगेशन? कि अब क्या हो रहा था, अब इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री को लोग रिसर्च करके देखना चाहते थे कि क्या हुआ, कौन से राजा आए, कौन सी डायनेस्टीज आई, किसने कौन से पार्ट को रूल किया, उस टाइम पे क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए, क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन सारी चीजों को लोग देखना चाहते थे। तो ये रिसर्च शुरू हो गई कि उस टाइम पे क्या था और क्या नहीं था। तो उसी के बारे में लिखा है कि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया, एक तरीके से रिसर्च शुरू हो गई थी। अब पढ़ते हैं अर्लीस्ट स्टेट्स के बारे में। तो 6th सेंचुरी बीसी के बाद का या ये जो टाइम था ना, इसे मेजर टर्निंग पॉइंट इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है कि हमारे इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक लैंडमार्क की तरह है, क्योंकि इस टाइम पे हुए थे बहुत सारे डेवलपमेंट। मैंने ऑलरेडी बताया, स्टेट सिटीज आ गए थे, आयरन का बहुत ज्यादा यूज होने लगा था, कॉइनेज सिस्टम आ गया था, कॉइन यूज होने लगे थे और अलग अलग विचारधारा रखने वाले लोग भी आने लगे थे और उनकी भी ग्रोथ होने लगी थी, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म। ये क्या है? ये बाद में एक अलग रिलीजन बन गए, एक अलग सोच के साथ ही शुरू हुए थे ना, और ये एक अलग रिलीजन थे और इनकी भी ग्रोथ हमने इसी टाइम पे देखी। हमने देखा कि टोटल महाजनपद जो थे वो 16 स्टेट्स थे। महाजनपद मतलब कि राज्य, साम्राज्य। तो महाजनपद का मतलब होता है बड़े बड़े राज्य। तो ये महाजनपद टोटल 16 थे और ये बहुत ज्यादा पावरफुल थे। और इसमें हर जगह अगर टेक्स्ट में देखें तो इनकी लिस्ट ना एक जगह से दूसरी जगह बदल जाती है। किसने कोई नाम दिए हुए हैं 16 महाजनपद ने, किसी ने कुछ और दिए होंगे, लेकिन कुछ नाम जो है वो सब में हमको देखने को मिलते हैं। और ये जिनके नाम दिए हुए हैं ये सबसे पावरफुल, सबसे स्ट्रॉन्ग महाजनपद थे, जैसे कि वज्जी, मगध, कोशाला, कुरु, पांचाला, गंधारा और अवंती। अब जो है ऐसा नहीं था कि सिर्फ महाजनपद थे, बल्कि उस टाइम पे गनाज और संगाज भी होते थे। ये जो गनाज और संगाज होते थे ये ऑलिगार्चीज होते थे। मतलब कि यहाँ पे कोई एक ही राजा नहीं है जिसके पास सारी पावर होगी, बल्कि जो पावर है उसे बहुत सारे जो है आदमी, बहुत सारे मेन मिलकर कंट्रोल करते थे। सबके पास कुछ ना कुछ पावर होती थी। तो उसमें हम राजा नहीं होता था बल्कि राजाज होते थे, बहुत सारे लोगों के हाथ में पावर होती थी। बुद्धा और महावीरा भी ऐसे संघा से ही आते थे। हमें एक वज्जी संघा के बारे में भी बताया गया है। इस वज्जी संघा में जो रिसोर्सेज थे, जो लैंड रिसोर्सेज थे, उसे बहुत सारे राजा क्या मिलकर लेते थे, मिलकर उसे एंजॉय करते थे, क्योंकि वो उनके सबके हिस्से में था। तो रिसोर्स को कौन कंट्रोल करता था? सारे राजाज मिलकर करते थे, क्योंकि संघ था तो एक राजा तो था नहीं, एक से ज्यादा राजा थे। तो हमें यही बताया गया है कि वज्जी संघ में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट देखने को मिले, लेकिन हमें इनकी हिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे से नहीं पता, क्योंकि इतने रिसोर्सेज हमें मिले ही नहीं, इतने सोर्सेज हमको मिले ही नहीं कि हम इनकी हिस्ट्री को जो है कंस्ट्रक्ट कर सके। कुछ कुछ ऐसे संघा थे जिन्होंने हजार हजार सालों तक के लिए रूल किया है। अब हमें ये बताया गया है कि जो भी महाजनपद है, कोई भी राज्य है, तो उसकी अपनी एक राजधानी तो होगी।
जैसे कि आज के टाइम पे ले लो, आज मॉडर्न डे में भी राजस्थान है, बिहार है, यूपी है, सबकी अपनी एक एक राजधानी है। वैसे ही पुराने टाइम पे, उस टाइम पे तो महाजनपद थे, बड़े बड़े राज्य साम्राज्य थे, तो उनका क्या था, अपनी एक कैपिटल सिटी होती थी। वो जो कैपिटल सिटी होती थी ना, वो फोर्टिफाइड होती थी, ठीक है। वहां पे बिल्कुल भी मतलब दीवार वगैरह बना दी जाती थी, बड़े बड़े किले बना दिए जाते थे ताकि बाहर से कोई भी आक्रमण हो तो वो बच सके, तो फोर्टिफाइड होती थी। और दूसरा कि उस कैपिटल सिटी को मेंटेन करना, उसका फोर्टिफिकेशन हो रहा है, साथ ही साथ में आपको एडमिनिस्ट्रेशन भी संभालना है, एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करना, आर्मी को मेंटेन करना, ब्यूरोक्रेसी को मेंटेन करना। तो इन सब के लिए क्या चाहिए, इन सब के लिए आपके पास कैपिटल होना चाहिए, पैसे होने चाहिए। तो ये अगर पैसे नहीं होंगे तो इनको मेंटेन कैसे किया जाएगा, तो मेंटेनेंस के लिए हमको पैसे होने चाहिए। तो वो पैसे कैसे आएंगे स्टेट के लिए, ये बताया हुआ है। तो ये बताया हुआ है कि 6th सेंचुरी बीसी के टाइम पर आते आते ब्राह्मण ने क्या किया, धर्मसूत्रास को कंपोज करना शुरू कर दिया, धर्मसूत्रास लिखना शुरू कर दिए। ये एक संस्कृत टेक्स्ट था जो लोग लिख रहे थे, जो कि ब्राह्मण्स लिख रहे थे। इसमें क्या था, रूलर्स के लिए इसमें बताया हुआ था कि जो भी राजा होगा वो क्षत्रिय होगा, मतलब कि क्षत्रिय ही राजा बन सकते हैं। और हर कैटेगरी के लिए, चाहे क्षत्रिय हो चाहे और किसी सोशल कैटेगरी का हो, सबके लिए यहाँ पे रूल्स लिखे गए थे। और उसी रूल में राजा के लिए भी रूल लिखे गए थे। और राजा के लिए ये रूल था कि राजा को अपने लोगों से टैक्स कलेक्ट करना है, तभी वो मेंटेनेंस कर पाएगा। उस रुपए को यूज करके ही वो अपनी आर्मी को, ब्यूरोक्रेसी को, इन सबको मेंटेन कर पाएगा। तो यही लिखा हुआ था कि राजा को टैक्सेस लेने हैं, उसके एरिया में रहने वाले, चाहे किसान हो, चाहे वो मर्चेंट हो, चाहे वो किसी भी उससे हो, बिलोंग करते हो किसी भी कैटेगरी से, राजा को उनसे टैक्सेस लेने हैं। साथ ही साथ उस टाइम पे टैक्सेस तो लेने हैं, ये तो धर्मसूत्रास में ही लिखा था। लेकिन एक और तरीका था जिससे स्टेट के पास पैसे आ जाते थे, वेल्थ आ जाती थी, वो था रेड करने का सिस्टम। कहीं भी अगर राजा को लग रहा है कि मेरे पास वेल्थ नहीं है, तो राजा क्या करेगा, दूसरे का जो किंगडम है, दूसरे का जो राज्य है, वहां जाएगा, उस पर आक्रमण करेगा और उसके एरिया को लूट के आ जाएगा। और बहुत सारे लोग इसे एक गलत भी नहीं देखते थे, वो मानते थे कि हाँ इसमें कुछ गलत नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। तो एक तरीका उस टाइम पे ये भी था कि दूसरे के एरिया पर रेड मार दो या दूसरे के एरिया को लूट कर ले आओ, तो उससे भी अपने एरिया में क्या है, पैसे आ जाएंगे। उस टाइम पे आर्मीज भी थी, कुछ के यहाँ पर तो पीजेंट्रीज में से ही कुछ लोगों को उठा के आर्मी में भर्ती कर लिया जाता था, फुट सोल्जर्स की तरह, और कुछ जगह पे स्टैंडिंग आर्मी होती थी। तो उस टाइम पे आर्मीज थी, हमें पता है। अब मैंने बताया कि टैक्सेस लेते थे, तो क्या जो लोग जंगल में रहते थे उनसे भी टैक्सेस लेते थे? तो अब इन सारी चीजों के बारे में हमारे पास में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि उनसे टैक्सेस लेते थे या नहीं लेते थे। अब इससे आगे हमें एक और महाजनपद के बारे में बताया गया है, जो है मगध। मगध जो है ये 6 से 4 सेंचुरी बीसी के बीच में जाके बहुत ज्यादा ही पावरफुल बन गया था, सबसे पावरफुल महाजनपद बन गया था। और ये क्यों इतना पावरफुल बना, तो इसके पीछे कुछ रीजंस थे, कुछ डेवलपमेंट्स की वजह से मगध को सबसे पावरफुल महाजनपद कहा जाता था। तो क्या थे ये डेवलपमेंट, तो देखो यहाँ की जो एग्रीकल्चर थी वो बहुत प्रोडक्टिव थी। मगध कहाँ का पार्ट है, मगध बिहार का पार्ट था। तो यहाँ की जो एग्रीकल्चर थी वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव थी, बहुत अच्छी खेती बाड़ी होती थी। दूसरा यहाँ पर आयरन माइंस थे। अब वो जो एरिया है जहाँ पर आयरन माइंस थे वो उस टाइम पे मगध का एरिया था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में झारखंड का एरिया है। तो वहां पे बहुत अच्छे अच्छे आयरन माइंस थे। तो उस आयरन के से क्या बनते थे, टूल्स बनते थे, वेपन्स बनते थे। तो इस वजह से भी ये एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट था, जिस वजह से मगध को कहा जा रहा था कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। तीसरा, यहाँ पर बहुत सारे जंगल थे मगध में, और उन जंगलों में एलिफेंट मिलते थे, हाथी मिलते थे। और हाथी किसी भी आर्मी का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। तो यहाँ पर हाथी इजीली अवेलेबल थे। कहते भी हैं कि मगध के जो राजा थे उनके आर्मी में बहुत ज्यादा मात्रा में हाथी हुआ करते थे, हाथी का यूज हुआ करता था। तो इसलिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट था। और फोर्थ,
गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी जो है वो मगध से ही बहती थी। तो क्या होता था कि गंगा हो या फिर और कोई इसकी सहयोगी नदियां हो, उसके थ्रू में क्या है ट्रेड किए जाते थे, या फिर एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रैवल कर सकते थे, चीप कम्युनिकेशन था। तो ये 4 ऐसे डेवलपमेंट थे जिस वजह से लोग कहते थे कि मगध तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन सिर्फ यही रीजन नहीं थे। अगर मैं बुद्धिस्ट या जैना राइटर्स को देखूं तो वो कुछ और ऐसे लोग हैं जिनको मानते हैं कि इनकी वजह से मगध जो है बहुत ज्यादा पावरफुल महाजनपद बना। बुद्धिस्ट का मानना है कि कुछ राजा हैं जैसे बिंबिसारा, अजातशत्रु, महापद्मनंदा और इनके जो मिनिस्टर्स हैं, इनकी वजह से जो है मगध बहुत ज्यादा पावरफुल बना। क्योंकि बुद्धिस्ट और जैना राइटर्स का मानना है कि इन राजा ने जो पॉलिसीज लेकर आई और इनके मिनिस्टर ने जो इनको हेल्प किया उस पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में, इस वजह से मगध जो है बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया। हमें पता है कि वहां की राजधानी क्या है, तो वहां की जो राजधानी है वो है राजगहा। अब उसे राजगीर कहा जाता है, बिहार का पार्ट है, लेकिन पहले उसे राजगहा कहा जाता था। प्रकृति वाला नाम है, प्रकृति में इसका नाम राजगहा है। और ये जो है कैपिटल है मगध का। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हाउस ऑफ द किंग। और ये जो है फोर्टिफाइड सेटलमेंट थी यहाँ पर, और ये लोकेट था कहाँ पे? हिल्स के आसपास में ये राजगहा वाला एरिया था। बाद में क्या हुआ, पहले तो राजगहा थी कैपिटल, फिर कैपिटल को 4th सेंचुरी बीसी में आते आते शिफ्ट कर लिया जाता है पाटलिपुत्रा में। पाटलिपुत्रा मतलब कि पटना में शिफ्ट कर लिया जाता है। अब एक अर्ली एम्पायर यानी कि मौर्यन एम्पायर के बारे में भी देखते हैं। मौर्यन एम्पायर को किसने बनाया था, किसने शुरुआत की थी, कौन थे फाउंडर? तो चंद्रगुप्त मौर्य इसके फाउंडर रहे। और उनके टाइम में कंट्रोल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मगध जो है उसका कहाँ तक एरिया, मतलब अफगानिस्तान, बलूचिस्तान तक उसका एरिया फैल गया था। बहुत ज्यादा कंट्रोल आ गया था मगध के अंदर में। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य के जो ग्रैंडसन थे, जो पोते थे अशोका, उन्होंने तो कलिंगा तक को यानी कि उड़ीसा तक को भी जीत लिया था। सबसे पावरफुल कब था ये मौर्यन एम्पायर? तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका के टाइम पीरियड में। और मगध का सबसे पावरफुल कब था? चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्यन एम्पायर के टाइम पर सबसे ज्यादा पावरफुल इमर्ज हो रहा था मगध। और हमें पता है, हमें कैसे पता कि ये सबसे ज्यादा पावरफुल था या उस टाइम पे क्या क्या चीजें थी? तो हमें कुछ सोर्सेस से इनके बारे में पता चलता है, जैसे कुछ आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स हैं, स्कल्पचर हैं, इनसे हमें पता चलता है। दूसरा मेगास्थनीज के अकाउंट से पता चलता है। अब ये मेगास्थनी कौन है? तो ये जो मेगास्थनी है ये एक ग्रीक एम्बेसडर था चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में। चंद्रगुप्त मौर्य के जो सभा है उसमें ये मेगास्थनी एक ग्रीक एम्बेसडर था। तीसरा हमें अर्थशास्त्र से पता चलता है, मानते हैं कि चाणक्य या कौटिल्य कह लो, ये जो है मिनिस्टर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, तो इन्होंने ये लिखा है। ये जो मेगास्थनीज का अकाउंट है ना, ये पूरा आज हमारे पास नहीं है, कुछ हिस्सा ही इसका सरवाइव कर पाया है, जिससे हम मानते हैं और पता लगाते हैं मौर्यन एम्पायर के बारे में। चौथा, बुद्धिस्ट जैना पुराणिक लिटरेचर में भी मौर्यन एम्पायर के बारे में बहुत कुछ लिखा है, तो वो भी एक एविडेंस है हमारे पास। और 5th, अशोका ने बहुत जगह पे इंस्क्रिप्शंस पे बहुत कुछ लिखवाया है, जिस वजह से हमारे पास एक इम्पोर्टेंट सोर्स है कि मौर्यन एम्पायर में क्या हुआ था। देखो अशोका क्या लिखवाते थे, तो अशोका इंस्क्रिप्शंस पे धम्मा लिखवाते थे। धम्मा के बारे में लिखवाते थे कि वो क्या समझते हैं कि धम्मा क्या है। तो धम्मा एक्चुअल में क्या था, वो क्या लिखवाते थे? तो वो जगह जगह पे इंस्क्रिप्शन मतलब कि कोई भी स्टोन का जो हार्ड सरफेस होता है या फिर बड़े बड़े पिलर खड़े कर देना, उस पर कुछ लिखवा देना, जो कि मेनली उनके लोगों के लिए ही लिखवाया जाता था। पब्लिक प्लेस यानी कि मार्केट वगैरह में जाकर उस चीज को रख दिया जाता था, या तो मार्केट में वो पिलर होगी या फिर वहां पे वो स्टोन वगैरह रख दिया जाएगा, ताकि वहां से आने जाने वाले लोग उसे पढ़े और समझे कि उनके लिए राजा ने क्या लिखवाया है। तो अशोका धम्मा लिखवाते थे। और धम्मा में क्या लिखवाते थे कि बड़ों का सम्मान करो, ब्राह्मणों का सम्मान करो, जो इस दुनिया को त्याग चुके हैं, जो एकदम साधु एकदम सन्यासी बन गए हैं, उनका भी सम्मान करो।
अपने जो स्लेव्स हैं, गुलाम है या सर्वेंट है, उनको अच्छे से ट्रीट करो, उनके साथ अच्छा बर्ताव रखो, और हर रिलीजन को, हर ट्रेडिशन का तुम्हारे दिल में रिस्पेक्ट होना चाहिए। तुम उस धर्म को मानते हो या नहीं मानते हो, लेकिन तुमको हर धर्म का, हर ट्रेडिशन का, हर कल्चर का जो है सम्मान करना है। ये कुछ चीजें हैं जो कि वो अपने लोगों के लिए लिखवाया करते थे। उनके टाइम पे 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स भी थे, जैसे पाटलिपुत्रा, तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली, सुवर्णगिरी, और हर जगह पे कुछ ना कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखवाए हुए थे, और सारे इंस्क्रिप्शन एक दूसरे से बिल्कुल मैच करते थे, हर जगह पे सेम बातें लिखी गई थी। और ये जो पॉलिटिकल सेंटर्स है, ये ऐसे ही नहीं चुने गए थे, बहुत सोच के साथ चुने गए थे। जैसे पाटलिपुत्रा क्या था, ये तो कैपिटल ही बन गया बाद में। तक्षशिला, उज्जैनी से अच्छे अच्छे ट्रेड रूट्स थे, और सुवर्णगिरी में हमने देखा कि गोल्ड माइंस थे कर्नाटक में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थे ये जगह। लेकिन पूछा जाता है कई बारी कि क्या इनका कंट्रोल पूरे बड़े से एरिया में एक जैसा ही था, तो ऐसा नहीं है। एक जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। कुछ जगह पे स्ट्रांग थे ये लोग और कुछ जगह पे वीक थे। इनके अपने ही एम्पायर में, जहां पर इनकी कैपिटल थी और कैपिटल के आसपास का एरिया, साथ ही साथ जो इनके पॉलिटिकल सेंटर्स थे और उनके आसपास का एरिया, यहाँ पर इनका एडमिनिस्ट्रेशन, इनका कंट्रोल मौर्यन एम्पायर का बहुत ही स्ट्रांग था। लेकिन बाकी सारा जो एरिया था उस पर उनकी इतनी अच्छी पकड़ नहीं थी। वो एरिया भी इनके अंडर में आता था, लेकिन पकड़ उतनी अच्छी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि एरिया ही बहुत बड़ा था। अब अगर कोई अफगानिस्तान का एरिया है और कोई उड़ीसा का एरिया है, तो दोनों के कल्चर में कितना बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। और इतने बड़े एरिया को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं था, तो इनका हर जगह पे यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। अब मैंने आपको बताया कि कितना बड़ा एरिया था, तो इतने बड़े एरिया में अगर किसी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना है तो उसको तो 3-4 हफ्ते लग जाएंगे, और कुछ कुछ जगह तो इससे भी ज्यादा लग जाएगा। तो क्या होगा कि ऐसे में उसे सुरक्षा की जरूरत है। अगर आर्मी ही एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो उसे कितना टाइम लग जाएगा, तो उसकी पूरी व्यवस्था की जाती थी। मेगस्थनी के जो बचे हुए अकाउंट का पार्ट है, उसको अगर हम पढ़ते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि 6 सब कमिटीज होती थी। और उस 6 सब कमिटीज में क्या था कि यहाँ पर एक कमिटी वो होती थी जो कि नेवी को देखती थी, एक कमिटी वो थी जो ट्रांसपोर्ट को देखती थी, एक कमिटी वो थी जो कि फुट सोल्जर्स की व्यवस्था करती थी, चौथी वो थी जो कि हॉर्सेस लाती थी, फिफ्थ वो थी जो चैरियट्स की व्यवस्था करती थी यानी रथ की व्यवस्था करती थी, और सिक्स्थ वो थी जो कि एलिफेंट्स की यानी कि हाथी की रक्षा करती थी, उनकी चीजों को देखती थी। फिर सेकंड कमिटी वो थी, जो सेकंड सब कमिटी थी, वो क्या करती थी, तो वो बुलेट कार्ट्स लेकर आना, क्योंकि आपको इक्विपमेंट कैरी करना है। वहां पर अगर आर्मी जा रही है तो उनके साथ कुछ टूल, कुछ वेपन तो होंगे, तो उनको कैरी करके ले जाने के लिए बुलेट कार्ट्स होना, इसकी व्यवस्था करना, फूड की व्यवस्था करना आर्मी के लिए या एनिमल के लिए खाना होना चाहिए, साथ ही साथ सर्वेंट और आर्टिशन का होना ताकि आर्मी की देखभाल हो सके। ऐसे काम ये सेकंड सब कमिटीज करती थी। तो ऐसे 6 सब कमिटीज थी और उनके अंदर भी काम जो है डिवाइड किए हुए थे। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि कैसे इन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज करके एकदम सिस्टम बनाया हुआ था, और कैसे एकदम देखभाल करते हुए नेवी एक जगह से दूसरी जगह पे जाया करती थी, कैसा इनका सिस्टम था। अब अगर पूरा सा जो एरिया है मगध एम्पायर का, सब जगह पर यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन हो, सारे लोगों को एकदम यूनाइट रखा जाए, इसके लिए क्या क्या था? इसके लिए ही अशोका धम्मा हर जगह पे उसका प्रचार किया करते थे, अपने इंस्क्रिप्शंस पे लिखवाया करते थे ताकि लोग उसे पढ़े। और इसी में उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने इंस्क्रिप्शन पे तो लिखवाए ही थे, साथ साथ कुछ ऑफिसर्स को भी चुना था जिन्हें धम्मा महामत्ता कहा करते थे। वो धम्मा महामत्ता को क्या काम दिया था राजा ने? अशोका ने काम दिया था कि तुम जगह जगह जाओ और धम्मा का प्रचार करो, और धम्मा क्या है ये लोगों को जाकर समझाओ। तो ऐसे भी हमने देखा कि उस टाइम पे काम किया गया था। अब हमने इतना सब कुछ मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ा, तो क्वेश्चन ये है कि मौर्यन एम्पायर कितना इम्पोर्टेंट था। तो हमने देखा कि मौर्यन एम्पायर के बारे में 19th सेंचुरी में आके
बहुत ज़्यादा रिसर्च होने लगी थी। हमें ये पता है कि मौर्यन एम्पायर का आना ही बहुत बड़ा मेजर लैंडमार्क है इंडिया की हिस्ट्री में, और उसमें भी अशोका के बारे में तो हमें बहुत बताया जाता है। द ग्रेट अशोका, ये नाम तो आपने ज़रूर ही सुना होगा। और ये भी कहा जाता था कि अशोका एक बहुत ही पावरफुल लीडर थे, एक बहुत ही पावरफुल राजा थे, लेकिन वो उतने ही विनम्र थे, उतने ही हम्बल भी थे। वो कोई और राजा की तरह बड़े बड़े टाइटल नहीं रखते थे, पर वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, बहुत ज़्यादा हम्बल थे। जब इंडिया में 19वीं सेंचुरी के टाइम पे ब्रिटिशर्स का रूल था, तब ये रिसर्च की जा रही थी कि एक ऐसा अंपायर है जो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और वो अंपायर है मौर्यन अंपायर। और इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई कि कौन आए, किसने रूल किया। अशोका के कामों के बारे में बताया गया। इन्होंने जो धम्मा के बारे में हर जगह पे प्रचार किया, उसके बारे में स्टडी की गई। लेकिन फिर भी बात घूमकर यही आती है कि कितना इम्पोर्टेंट था मौर्यन अंपायर। तो देखो, मौर्यन अंपायर जो था वो कितने सालों के लिए रहा, तो बस 150 ईयर्स तक के लिए ही रहा। और उसमें भी हमने देखा कि इनका कंट्रोल, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो यूनिफॉर्म नहीं था, हर जगह एक सा नहीं था, पूरे से एरिया में जितना भी बड़ा एरिया इनके पास था। और ये एम्पायर सिर्फ 150 ईयर्स तक ही रहा, 150 ईयर्स तक के लिए ही रूल किया। बल्कि बहुत सारे ऐसे जो है एम्पायर है जिन्होंने इंडिया में बहुत लंबे लंबे टाइम के लिए रूल किया है। और इस एम्पायर के बाद में आ जाता है चीफडम, किंगडम्स, ये सारे लोग आ जाते हैं। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि मौर्यन एम्पायर ने कितना साल रूल किया इंडिया में। तो बस 150 ईयर्स, उसके बाद ये एम्पायर ही खत्म हो गया। उसके बाद में आए बहुत सारे किंगडम, चीफडम्स, जिनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।